आइए, नमो नमः दोस्तों। आज की इस YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। वैसे तो आप लोगों ने संधि को जो है पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में संधि पढ़ने का स्टाइल ही अलग है। आपका इस संधि को देखने का नज़रिया, समझने का तरीका, ये सब चीज़ अलग मिलेगा। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को संधि में कहीं भी परेशानी नहीं रह जाएगी, और अगर परेशानी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उस परेशानी को दूर करने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए हुए हम लोग चलते हैं संधि सीखने की ओर। तो दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम सबों ने पढ़ा था भाषा, वर्ण, संस्कृत की व्युत्पत्ति, इन सबों के बारे में, और उसमें हम लोगों ने जाना था कि संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो उसी प्रकार हम लोग इसमें भी देखेंगे कि ये संधि शब्द जो है, ये संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना है ये संधि, और ये संधि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसके साथ कौन कौन सा उपसर्ग है, कौन कौन सा प्रत्यय है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है सीखेंगे, और बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग पूरे संधि को पढ़ डालेंगे, और एकदम आसानी तरीके से मैं इसे समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं संधि कैसे बनाएं। तो देखिए, संधि जो है सम उपसर्ग डुक्रिय धातु, जिसमें और धा बचता और धा बदल जाता है ध में। तो ये किससे बना है? सम उपसर्ग डुक्रिय धातु और की प्रत्यय से मिलकर बना है। किससे किससे? सम उपसर्ग डुक्रिय धातु और की प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसमें सम क्या हो गया? उपसर्ग। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि धातु से पहले जो जुड़ा रहता है उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और धातु के बाद जो जुड़ा रहता है उसको प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो यहाँ पर देखिए धातु क्या है, ये आपका जो हो गया डुक्रिय, इसी का रूप है धा, और यूज करते समय जो है ना, ये जो है ध सिर्फ यूज होता है। तो ये धा धातु हो गया, या डुक्रिय धातु बोल सकते हैं या धा धातु बोल सकते हैं। तो धा धातु से पहले जोड़ा था उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो ये सम इससे पहले है तो सम उपसर्ग हो गया, और धातु के बाद जोड़ा था उसको प्रत्यय कहते हैं। तो धातु के बाद क्या है? की, तो की प्रत्यय हो गया। ठीक है, यानी सम डुक्रिय की से मिलकर के हमारा संधि बनता है, जिसमें क्या है? सम उपसर्ग है और की प्रत्यय है। अब देखते हैं हम लोग संधि शब्द बनता कैसे। तो सबसे पहले सम से सम आ गया, डुक्रिय में धा, और धा का प्रयोग में जो आता है ध हलंत, यानी आधा धा। तो आधा धा ले लिया, उसके बाद क्या है? हर्षई। अब देखिए दोस्तों, अगर मो हलंत के बाद कोई वर्गीय व्यंजन रहे, वर्गीय व्यंजन मतलब हो गया आपका 5 वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, अगर इन पांचों वर्गीय व्यंजन में से कोई भी वर्गीय व्यंजन रहे तो क्या होता है कि मो हलंत के स्थान पर उसी वर्गीय व्यंजन का 5वां अक्षर हो जाता है। फिर से समझिए एक बार, अगर मो हलंत के बाद कोई वर्गीय व्यंजन रहे तो मो हलंत के स्थान पर उसी वर्गीय व्यंजन का, उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाता है। तो देखिए, आपके सबसे पहले ये ध जो है ये किस वर्ग का है? तो थ द ध, ये आपका जो ध है ना, ये आपका जो है तो वर्ग का है। किस वर्ग का? तो वर्ग का। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि मो हलंत के स्थान पर इसी तो वर्ग का 5वां अक्षर, तो 5वां अक्षर क्या आ जाएगा? नो। तो आधा नो ले लिए, और उसके साथ ध मिलाए, और इसके साथ हर्षई मिलाए, क्या हो गया? संधि। क्या हुआ? संधि। सम सम मो हलंत के बाद क्या था? तो वर्ग का था। तो हम जानते हैं कि अगर मो हलंत के बाद कोई वर्गीय व्यंजन रहे तो क्या करते हैं कि मो हलंत के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां अक्षर आ जाता है। तो यहाँ देखिए, मो हलंत के बाद ये ध किस वर्ग का है? तो वर्ग का है। तो क्या करेंगे? मो हलंत के स्थान पर इसी वर्ग का 5वां अक्षर ले आए, और उसके बाद यहाँ ध जोड़े और इसके साथ हर्षई मिलाए, क्या बन गया? संधि। लेकिन ये संधि जो होता है ना, ये पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? पुल्लिंग रहता है जिसमें विसर्ग लगा देते, क्या हो गया? ये संधि। तो संधि आपका क्या हो गया? पुल्लिंग। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? वर्ण मेलनम संधि, अर्थात वर्णों को मिलाना संधि। देखिए, संधि होता क्या है कि पहले ज़माने में क्या हुआ करता था कि अगर दो राजा महाराजा में लड़ाई हो जाती थी, और अगर लड़ाई का कोई अंत नहीं दिखता था तो दोनों आपस में कर लिया करते थे संधि। इससे क्या होता है? संधि का अर्थ होता है कि मिलना। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है कि शादी विवाह में भी जो है
एक लड़का पक्ष वाले लड़की पक्ष वालों के साथ क्या करते हैं, संधि करते हैं, यानी एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ मेल होता है, एक समाज का दूसरे समाज के साथ मेल होता है। तो हम लोग जहाँ बोल सकते हैं कि संधि का अर्थ क्या है, मिलाना। जैसे एक दर्जी क्या करते, धागे टूट जाने के बाद उसमें लगा देते संधि, तो वो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो संधि का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि वर्ण मेलनम संधि, अर्थात वर्णों को मिलाना संधि कहलाता है, वर्णों को मिलाना संधि कहलाता है। कोई दिक्कत? अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि संधि का हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आइए देखिए, संधि क्या होता है, तो अति निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। अति निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि अति निकटता क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, हम एक उदाहरण लेते हैं, देखिएगा, राम प्लस आयन। ठीक है, अब इसको देखते हैं अति निकटता क्या होता है। तो इसको तोड़ेंगे तो र आ म अ प्लस, या इधर ले लेते अ यो हलंत ओ नो हलंत ओ। ठीक है, अब देखिए संधि कैसे होगा। तो संधि जब भी होती समान वर्णों के बीच होती, क्या होती है, समान वर्णों के बीच। तो देखते हैं कि समान वर्ण है क्या, तो देखिए ये दोनों समान नहीं है तो संधि, ये दोनों समान है लेकिन इसके बीच में क्या है कि कोई अन्य वर्ण आया था, क्या निकटता हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखते हैं, अच्छा इन दोनों के बीच चेक करते हैं, इन दोनों के बीच निकटता हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि कोई अन्य वर्ण आ रहा है। इन दोनों के बीच निकटता हो रहा है, नहीं, क्योंकि इसके बीच कोई अन्य वर्ण आ रहा है। लेकिन देखिए इन दोनों के बीच कोई वर्ण आ रहा है क्या, नहीं। तो यही हो गया अति निकटता। अति निकटता का मतलब यहाँ दूरी से नहीं होता है, अति निकटता का मतलब दो वर्णों के मध्य कोई तीसरा वर्ण नहीं आना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो वर्णों के मध्य कोई तीसरा वर्ण नहीं आना चाहिए। अति निकटता का मतलब दूरी नहीं। अब देखिए संधि का नियम होता है कि अ के साथ अगर अ मिलता है तो आ बन जाता है। क्या बनता है, आ। तो देखिए इसको हम लोग संधि कर लेते हैं। तो र के साथ आ मिलेगा तो रा, म के साथ अब ये ओ नहीं, आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, माँ। और यो के साथ ओ मिलेगा यो, और नो के साथ ओ मिलेगा नो। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि अगर रो और मूर्धन सौ के बाद दंत नो आए तो ये मूर्धंत नो में बदल जाता है। रो और मूर्धन सौ के बाद दंत नौ आए तो ये मूर्धंत नौ में बदल जाता। तो यहाँ पर क्या है, आपका रो आ गया, पहले नहीं था ना, देखिए इसमें पहले था क्या, नहीं था। तो ये वाला दंत नौ किस में बदल जाएगा, मूर्धंत नौ में। तो क्या हो जाएगा, रामायण। ठीक है, तो ये अति निकटता हुई। फिर से एक बार देख लीजिए, अति निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, संधि। जैसे राम जोड़ आयन बराबर रामायण, रामायण। तो आप लोगों ने देखा कि रामायण कैसे बना, रा को तोड़ सकते हैं, रा जोड़ आ, रा आ, क्योंकि बोलते हैं रा तो हमारे मुंह से क्या ध्वनि आता है, आ। तो रा और मो को तोड़ेंगे मो हलंत ओ, फिर इधर अयन को अ तो रहेगा ही, यो को तोड़ेंगे य हलंत और नो को तोड़ेंगे नो हलंत और, तो क्या जाएगा, रामायण। अब अति निकटता क्या है, अति निकटता का मतलब दो वर्णों के, दो समान वर्णों के मध्य कोई असमान वर्ण नहीं आना चाहिए, वो हमारा हो गया अति निकटता। तो अ और अ ही समान है, इसके मध्य में कोई असमान वर्ण नहीं है, तो ये अति निकटता। और संधि का नियम है कि अ के साथ अ जोड़ते हैं, क्या बनता है, आ। तो हम लोग क्या किए, रा के साथ आ जोड़ दिए रा, मो के साथ आ जोड़े माँ, और यो के साथ ओ जोड़े यो, और नो के साथ ओ जोड़े नो। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रो या मूर्धन सौ के बाद अगर दंत नो आए तो वो दंत नो मूर्धंत नो में बदल जाता। तो देखिए यहाँ पर रो आया है ना, तो दंत नो मूर्धंत नो में बदल गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन भेद। पहला कौन होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब हमारे मन में प्रश्न आया कि ये स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि नाम क्यों पड़ा। ठीक है, तो इसे भी हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं स्वर संधि क्या होता है।
जब दो स्वर वर्णों के मिलने से कहते हैं, दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब सबसे पहले समझ लीजिए विकार क्या होता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। विकार का मतलब याद रखिएगा परिवर्तन। दो स्वर वर्ण आप लोग जानते ही हैं कि स्वर वर्ण कौन है, तो स्वर वर्ण ओ आ हर्षई दीर्घ, यानी ओ आ जो है ये आपका स्वर वर्ण हो गया और का खा ये सब जो है व्यंजन वर्ण हो गया। तो अगर दो समान हो यानी कि दो स्वर वर्ण मिल रहा हो, ठीक है, तो उन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्वर संधि। वही लिखें, दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है, विकार यानी कि दो स्वर वर्ण को मिलाने के बाद जो हमारे वर्णों में परिवर्तन आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए आप लोग, पुस्तक धन आलय, जोड़ को धन भी बोल सकते हैं। तो पुस्तक में देखिए क का उच्चारण कीजिए, को हम लोग क बोलते हैं लेकिन हमारे मुंह से ध्वनि आता ओ, और इधर यहाँ क्या ओ, तो ओ समान वर्ण है ना, स्वर वर्ण ही है। तो इन दोनों को ओ के साथ आ मिला तो आ हो गया पुस्तकालय। बताएंगे इसको विस्तार से, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिंपल समझ लीजिए कि यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है, दोनों मिल करके क्या बना है, आ। तो दो समान वर्ण मिला यानी दो स्वर वर्ण मिला है, इसीलिए क्या क्या कहलाएगा, स्वर संधि। अब देखिए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। कौन कौन सा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए संधि कैसे बना है, सम उपसर्ग डुक्रिय धातु, और डुक्रिय में बसता है धा, प्रयोग में होता है धौ, और कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, कि हम लोग जानते हैं कि धातु से पहले जो जुड़ा रहे उपसर्ग होता है, तो उपसर्ग कौन हो गया, सम। धातु के बाद जो जुड़ा रहे उसको प्रत्यय कहते हैं, तो प्रत्यय क्या हो गया, की, प्रयोग में आता है ई। अब देखिए इसको हम लोग क्या किए, सम लिख दिए, दोधाय धातु में धौ बचा और की प्रत्यय में हर्षई बचा। हम लोग जानते हैं कि अगर मो हलंत के बाद कोई वर्गीय व्यंजन आए तो मो हलंत का उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाता है मो हलंत के स्थान पर। तो मो हलंत के बाद तो वर्ग का है, तो इस मो हलंत के स्थान पर इसी तो वर्ग का 5वां अक्षर आ गया, और ये धा उतारे इसके साथ हर्षई जोड़े क्या बन गया, संधि। लेकिन संधि किस रूपों में आता है, पुल्लिंग। तो पुल्लिंग में आता है तो पुल्लिंग बनाने के लिए क्या लगा दिए, विसर्ग। तो संधि क्या हो गया, पुल्लिंग, ठीक है। अब देखिए संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का अर्थ होता है मिलाना, इसलिए लिख दिए वर्ण मेलनम संधि। यहाँ हम लोग को वर्णों को मिलाने के लिए सीखना है, इसलिए लिखिए वर्ण मेलनम संधि, वर्णों को मिलाना संधि कहलाता है, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि हम लोग परिभाषा एग्जाम में क्या लिखेंगे संधि का, तो अति निकटता के कारण, निकटता यहाँ दूरी नहीं है, यहाँ दो समान वर्णों के बीच कोई असमान वर्ण नहीं आना चाहिए। तो अति निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे राम जोड़ अयन। अब देखिए दोस्तों, आप लोग तो अभी तक सुने होंगे रामायण, आखिर रामायण का अर्थ क्या होता है, तो रामायण का अर्थ होता है राम मतलब राम, और अयन का मतलब होता है सन्मार्ग। राम का मतलब राम नाम ही है, और अयन का मतलब सन्मार्ग, अर्थात राम के द्वारा दर्शाए गए सन्मार्ग को ही रामायण कहते हैं। क्या कहते हैं, राम के द्वारा दर्शाए गए सन्मार्ग को रामायण कहते हैं। तो देखिए राम जोड़ अयन, तो राम में जैसे हम लोग इसको क्या बना, रामायण संधि के। अब आगे हम लोग पढ़े संधि के कितने भेद होते, तो संधि के 3 भेद होते, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर हम लोगों ने पढ़ा स्वर संधि किसे कहते हैं, तो दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। फिर हम लोग पढ़े कि स्वर संधि के कितने भेद, 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अ जोड़ हर्षई कौन संधि है, अ जोड़ हर्षौ कौन संधि है, ओ जोड़ अ कौन संधि, ये पहचानने के लिए तो हम लोग से अक्सर गलती हो जाया करते हैं, ठीक है। लेकिन आज के बाद दोस्तों आप लोगों को ये प्रश्न में कठिनाई नहीं होगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जो है हम लोग सीखते हैं संधि पहचानने के लिए। आइए
अब देखिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ देखते जाएं और ज़रूरत पड़े तो लिखते जाएं। ये या है, हर्षऊ या दीर्घऊ, छोटी री या बड़ी री। उसके बाद लिरी, ए आई ओ औ, ठीक है। इधर ओ आ, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, छोटी री बड़ी री, लिरी, ए आई ओ औ, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको पहचानने के लिए सीखते हैं कि कौन सा जो है संधि है। तो देखिए दोस्तों, ओ आ को समान वर्ण कहा जाता है, ठीक है। हर्षई को दीर्घई के समान माना जाता है, हर्षऊ को दीर्घई के समान माना जाता है, दीर्घऊ के समान, छोटी री को बड़ी री, और लिरी का दीर्घ नहीं होता है, लिरी का दीर्घ नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग कैसे पहचानेंगे। अगर क्या हो कि ओ या आ के बाद अगर ओ या आ आए, ठीक है, ओ या आ के बाद ओ या आ आए, हर्षई या दीर्घई के बाद हर्षई या दीर्घई आए, हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ आए, और छोटी री या बड़ी री के बाद छोटी री या बड़ी री आए, लिरी के बाद अगर लिरी आए, तो इसे हम लोग बोलेंगे दीर्घ संधि। क्या बोलेंगे? दीर्घ संधि, क्योंकि समान वर्ण ओ या आ के बाद अगर ओ या आ जाए तो बोलेंगे दीर्घ संधि। हर्षई या दीर्घई के बाद हर्षई या दीर्घई आ जाए तो दीर्घ संधि। हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद अगर हर्षऊ या दीर्घऊ आ जाए तो दीर्घ संधि। छोटी री या बड़ी री के बाद छोटी री या बड़ी री आ जाए तो बोलेंगे दीर्घ संधि। लिरी के बाद लिरी आ जाए तो दीर्घ संधि। यहीं तक ये सारा आपका क्या कहला जाएगा? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यानी समान वर्ण आए तो दीर्घ संधि। देखिए इसी को कहते हैं सवर्ण दीर्घ। ओ या आ, ओ प्लस ओ कौन सा संधि? दीर्घ संधि। हर्षई प्लस हर्षई कौन सा संधि? दीर्घ संधि। हर्षई प्लस दीर्घई कौन सा संधि? दीर्घ संधि। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग टेक्निक अपनाते हैं। ये भाई साहब जो आपका हो गया, थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं, बड़ी री, इसको हम लोग बोलते हैं छोटा भाई। क्या बोलते हैं? छोटा भाई। हर्षई हर्षऊ री लिरी को हम लोग बोलते हैं छोटा भाई। क्या बोलते हैं? छोटा भाई। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है। अब देखिए छोटा भाई क्या होता है? छोटा भाई को हमेशा गुणवान माना जाता है। घर में भी सबसे छोटा भाई जो रहता है उसको गुणवान माना जाता है। अगर मम्मी पापा कोई भी आते हैं, अगर मिठाई भी लाते हैं तो उसको फ़ायदा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? छोटा भाई को गुणवान माना जाता है। इसलिए अगर ओ या आ के बाद अगर ये छोटा भाई आए, हर्षई हर्षऊ री लिरी कुछ भी आए, तो बोलेंगे कौन सा संधि हो रहा है? गुण संधि। कौन सा संधि हो रहा है? गुण संधि, ठीक है। ओ या आ के बाद अगर छोटा भाई आ जाए तो बोलेंगे कौन सा संधि हो रहा है? गुण संधि। इसको हम लोग इधर भी लिखते आते हैं। सबसे पहले देखिए समान, ओ या आ, हर्षई या दीर्घई, हर्षऊ या दीर्घऊ, छोटी री या बड़ी री। उसके बाद लिरी के बाद क्या आया? ओ या आ, हर्षई या दीर्घई, हर्षऊ या दीर्घऊ, छोटी री या बड़ी री, और लिरी। यानी समान वर्ण आए तो कैसा संधि? दीर्घ संधि। कैसा संधि होगा यहाँ पर? दीर्घ संधि, ठीक है। और देखिए ओ या आ के बाद छोटा भाई अगर आ जाए तो देखिए
ओ या आ के बाद अगर छोटा भाई आ जाए हर्षई हर्षऊ री लिरी, और देखिए हर्षई के साथ आपका दीर्घई भी छुपा रहता है, हर्षऊ के साथ दीर्घऊ और छोटी री के साथ बड़ी री, लिरी का दीर्घ नहीं। तो छोटा भाई अगर आ जाए ओ या आ के बाद तो गुणवान माना जाता है, इसलिए बोलेंगे गुण संधि। क्या बोलेंगे? गुण संधि। यहाँ तक समझ गए? समान वर्ण आए तो दीर्घ संधि। ओ या आ के बाद छोटा भाई, याद कर लीजिए, छोटा भाई हर्षई हर्षऊ री लिरी, हर्षई हर्षऊ री लिरी, इसके साथ दीर्घ रहता है। छोटा भाई कौन कौन? हर्षई हर्षऊ री लिरी, हर्षई हर्षऊ री लिरी, ये सब क्या होता है? छोटा भाई होता है। अगर ओ या आ के बाद ये छोटा भाई आ जाए तो बोलिएगा गुण संधि। अगर पूछा जाए ओ जोड़ हर्षई कौन संधि? गुण संधि। अब देखिए इन चारों को बोला जाता है बड़ा भाई। क्या बोला जाता है? बड़ा भाई। इसको बोला जाता है बड़ा भाई। ठीक है, बड़ा भाई। अगर अब क्या हो कि बड़ा भाई को हमेशा घर में जब भी बड़ा भाई आता है तो फायदा ही होता है, फायदा ही फायदा। ठीक है, तो जब भी हम बोल सकते हैं कि बड़ा भाई आता है तो हमारे घर में बढ़ोतरी होता है। बढ़ोतरी यानी वृद्धि होता है। क्या होता है? वृद्धि होता है। इसलिए अगर ओ या आ के बाद बड़ा भाई आ जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग? कौन सा संधि हो रहा है यहाँ पर? वृद्धि संधि। क्या हो रहा है? वृद्धि संधि। अगर ओ या आ के बाद बड़ा भाई आ जाए तो कौन सा संधि होगा? वृद्धि। क्योंकि बड़ा भाई को हमेशा क्या होता है? जब बड़ा भाई आता है तो फायदा होता है। क्या होता है? फायदा होता है। ठीक है, देखिए अब इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। अगर ओ या आ के बाद छोटा भाई आया था, अब बड़ा भाई आ रहा है, ए ऐ ओ औ, ये बड़ा भाई है। ठीक है, जब बड़ा भाई आएगा तो क्या होगा? फायदा होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? फायदा यानी बढ़ोतरी होगा, बढ़ोतरी यानी वृद्धि होगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग? वृद्धि संधि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि संधि। थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर क्या हो कि ओ या आ के बाद ओ या आ यानी समान वर्ण आए यहाँ तक तो दीर्घ संधि। क्या बोलेंगे? दीर्घ संधि। अब मन में प्रश्न उठा, क्या समान ही आएगा? असमान नहीं तो जरूर आएगा। ओ या आ के बाद हर्षई दीर्घ ही आ सकता है, हर्षऊ दीर्घऊ आ सकता है, छोटी री बड़ी री आ सकता है, लिरी आ सकता है। ठीक है, तो अगर क्या हो जाएगा? इन चारों को छोटा भाई बोलते हैं। हर्षई हर्षऊ री लिरी को क्या बोलते हैं? छोटा भाई। हर्षई हर्षऊ री लिरी को, और छोटा भाई को घर में गुणवान माना जाता है। क्या माना जाता है? गुणवान। इसलिए बोलते हैं कि अगर ओ या आ के बाद ये छोटा भाई आ जाए तो गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ठीक है, तो देखिए ओ या आ के बाद ये छोटा भाई आया है ना, तो छोटा भाई आया तो गुण संधि। अब मन में प्रश्न उठा कि ये अगर चारों आ जाए तो क्या होगा? तो इसको बड़ा भाई मान लिए। और अगर बड़ा भाई को घर में क्या बोला जाता है? कि बड़ा भाई जब भी आता है फायदा ही फायदा होता है, यानी बढ़ोतरी होता है। बढ़ोतरी को ही कहते हैं वृद्धि। तो जब ओ या आ के बाद ये बड़ा भाई आ जाए तो बोलेंगे हमारे पास कौन सी संधि हुई है? तो वृद्धि संधि। कैसी संधि हुई है? वृद्धि संधि। तो ओ या आ के बाद अगर ये चारों बड़ा भाई आ जाए तो वृद्धि संधि। एक बार बोल लीजिए, बड़ा भाई कौन कौन है? ए ऐ ओ औ। कौन कौन है? ए ऐ ओ औ। अब मन में प्रश्न उठा, क्या हमेशा ओ या आ ही आगे आएगा? क्या हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ये आगे नहीं आ सकता? तो जरूर आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर क्या हो कि अगर ये छोटा भाई जो है ना, छोटा भाई अगर आगे आ जाए तो क्या होगा? देखिए छोटा भाई क्या हमारा? हर्षई हर्षऊ री लिरी। अगर ये छोटा भाई आगे आ जाए और उसके बाद क्या आ जाए? ओ या। हर्षई के साथ दीर्घई भी है, हर्षऊ के साथ दीर्घऊ भी है, छोटी री के साथ बड़ी री भी है, और लिरी क्या दीर्घ नहीं होता। तो अगर छोटा भाई आगे आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यन संधि। क्या हो जाएगा? यन संधि। और अगर ये बड़ा भाई आगे आ जाए तो हो जाएगा अयादी संधि। कैसा संधि होगा? ए ऐ ओ औ, अयादी संधि हो जाएगा। अयादी संधि। अयादी संधि। ठीक है, अब देखिए एक बार रिवीजन कर लीजिए। समान वर्ण आए तो दीर्घ संधि, समान वर्ण आए तो दीर्घ संधि। आप लोग भी मेरे साथ जो है बोलें। ठीक है, समान वर्ण आए तो दीर्घ संधि। समान वर्ण कौन है? ओ या आ के बाद ओ या आए।
हर्षई दीर्घई के बाद हर्षई दीर्घई आए, हर्षौ दीर्घौ के बाद हर्षौ दीर्घौ आए, छोटी री या बड़ी री के बाद छोटी री या बड़ी री, लिरी के बाद लिरी, यहीं तक ये सब अगर आए तो हम बोलेंगे दीर्घ संधि। फिर हम लोग हर्षई हर्षौ री लिरी को बोलते हैं छोटा भाई। अगर अ या आ के बाद ये छोटा भाई आए तो कौन सा संधि होगा? गुण संधि। क्यों होगा? क्योंकि छोटा भाई को घर में गुणवान माना जाता है। क्या माना जाता है? गुणवान। ठीक है, तो क्या हुआ कि अ या आ के बाद अगर छोटा भाई आए तो कैसा संधि होता है? गुण संधि। और मन में प्रश्न उठा कि अगर ये आ जाए तो इसको बड़ा भाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बड़ा भाई। बड़ा भाई कौन है? ए ऐ ओ औ। बड़ा भाई कौन है? ए ऐ ओ औ। ए ऐ ओ औ। अगर अ या आ के बाद ये बड़ा भाई आए तो बड़ा भाई को घर में क्या बोला जाता है? कि बड़ा भाई जब भी आता फायदा होता है यानी वृद्धि होता है। तो अ या आ के बाद अगर ये बड़ा भाई आ जाए तो क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। आप लोग याद कर लीजिएगा, छोटा भाई हर्षई हर्षौ री लिरी, बड़ा भाई ए ऐ ओ औ। उसके बाद याद रखिएगा कि अगर अ या आ के बाद छोटा भाई आ जाए तो गुण संधि, और अगर बड़ा भाई आ जाए तो वृद्धि संधि। लेकिन अगर क्या हो कि छोटा भाई आगे आ जाए उसके बाद अ या आ आए तो यन संधि हो जाएगा। छोटा भाई आगे आ जाए यन संधि, और बड़ा भाई अगर आगे आ जाए अयादि संधि। ठीक है, यानी क्या हो कि अगर छोटा भाई पीछे आए तो गुण संधि, छोटा भाई आगे आए तो यन संधि। देखिए, छोटा भाई पीछे आ रहा है तो यह गुण संधि, और छोटा भाई को आगे कर दिए तो यन संधि। बड़ा भाई पीछे आए वृद्धि संधि, बड़ा भाई को आगे कर दिए अयादि संधि। छोटा भाई पीछे आए गुण संधि, छोटा भाई आगे आए यन संधि। बड़ा भाई पीछे आए वृद्धि संधि, बड़ा भाई आगे आए अयादि संधि। अब आइए हम लोग इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, कैसे आप लोग का एग्जाम में प्रश्न आएगा। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि अ जोड़ अ बताना है कौन सा संधि है। अ जोड़ हर्षई, हर्षई जोड़ अ, आ जोड़ ए जोड़ अ, ओ जोड़ अ या आ। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में। और यहाँ पर हमें बताना पड़ता है कि बताइए कि अ जोड़ अ प्लस अ कौन सा संधि है, अ प्लस हर्षई कौन सा संधि है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है? अ के बाद क्या है? अ है, अ के बाद अ, तो ये दोनों क्या लग रहा है आपको? समान वर्ण है। क्या है? समान वर्ण। और हम लोग जानते हैं कि अगर समान वर्ण आए तो इसको कौन सा संधि बोलेंगे? दीर्घ संधि। क्या बोलेंगे? दीर्घ संधि। अगर समान वर्ण आए तो दीर्घ संधि। उसके बाद क्या है? अ जोड़ हर्षई है। अब इसको कैसे पहचानेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि हर्षई हर्षौ री लिरी छोटा भाई है, और अगर छोटा भाई पीछे आ रहा है तो देखिए पीछे आ रहा है ना, तो गुण संधि होती। क्या होती है? गुण होती। तो अ के बाद देखिए छोटा भाई आ रहा है यानी पीछे आ रहा है, तो हम लोग कौन सा संधि बोलेंगे? गुण संधि। कौन सा संधि? गुण संधि। अच्छा, यहाँ पर लेकिन देखिए छोटा भाई आगे हो गया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं छोटा भाई आगे आए तो यन संधि। कौन सा संधि? यन संधि। छोटा भाई पीछे आए गुण संधि, छोटा भाई आगे आए यन संधि। अब देखिए आ जोड़ ए, यहाँ पर क्या है आपका? ए बड़ा भाई है। ए ऐ ओ और ये बड़ा भाई है ना, तो ए बड़ा भाई हम लोग जानते हैं बड़ा भाई वो भी कहाँ आ रहा है? पीछे आ रहा है। और अगर बड़ा भाई पीछे आए तो वृद्धि संधि। कौन सा संधि? वृद्धि संधि। देखिए यहाँ बड़ा भाई पीछे आ रहा है ना, और आ के बाद आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। कैसा संधि? वृद्धि संधि। बड़ा भाई पीछे आए तो वृद्धि संधि। और लेकिन देखिए फिर बड़ा भाई आगे आ गया, और अगर बड़ा भाई आगे आए तो अयादि संधि। बड़ा भाई आगे आए तो अयादि संधि। बड़ा भाई आगे आए अयादि संधि। ओ जोड़ ओ, यहाँ फिर देखिए बड़ा भाई आगे है, तो बड़ा भाई आगे आए तो कौन सा संधि? अयादि संधि। तो ठीक है दोस्तों, इतना सा अगर आप लोग को समझ में आ गया तो बस आज इतना सा ही। फिर मिलता है आप लोगों की सेवा में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगे, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ना करें। धन्यवाद।